हेलो माय फ्रेंड्स। आज हम लोग यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम द्रव्यमान के बारे में देखते हैं। द्रव्यमान क्या होता है? तो किसी वस्तु या पिंड में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु या पिंड में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु या पिंड का जड़त्व मापने की इकाई और सभी जगह एक समान होता है। तो द्रव्यमान क्या होता है? तो किसी पिंड में उपस्थित पदार्थ की मात्रा या पिंड का जड़त्व मापने की इकाई या सभी जगह जो समान होता है वह होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। द्रव्यमान हमेशा किसी वस्तु का यानी कहीं भी रखिए उसका यानी समान रहता है। वहीं भार, भार के बारे में हम देखेंगे कि भार कह रहा है कि किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस पिंड का भार कहलाता है। किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल गुरुत्व बल जो होता है ना, किसी पिंड पर पृथ्वी के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस पिंड का भार कहलाता है। भार एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन होता है और यह विभिन्न स्थानों पर परिवर्तनशील रहता है। तो द्रव्यमान जो होता है ना, कहीं भी रखिए उसका द्रव्यमान जो होता है ना नहीं बदलता है, लेकिन भार जो होता है ना हर विभिन्न स्थानों पर जो है सो चेंज होते रहता है। दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन की क्या इकाई है? तो दूरी जो होता है ना किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। दूरी जो होता है ना, दूरी जो होता है ना तय की गई दूरी बटा समय जो होता है ना चाल कहलाती है। चाल जो होता है ना क्या कहलाएगी? यानी कि दूरी बटा समय कहलाएगी। वहीं विस्थापन जो होता है ना, विस्थापन होता है वेग बट समय। ओके, तो दूरी और विस्थापन हम जान गए। तो विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन जो होता है ना कहीं भी जो होता है ना आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और यानी कि निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है विस्थापन। लेकिन दूरी हमेशा क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। दूरी हमेशा जो होता है ना पॉजिटिव होगी, लेकिन विस्थापन जो होता है ना निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दूरी, चाल और वेग। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। चाल क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। चाल जो होता है ना दूरी बटा समय होता है। प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन क्या कहलाता है? वेग होता है। वेग जो होता है ना, वेग बराबर क्या हो जाएगा? तो वेग हम विस्थापन बटा समय कहेंगे। वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय होता है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी? त्वरण कहलाती है। यानी कि भी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी क्या कहेगा? ये जो होता है ना परिवर्तन, तो यानी कि परिवर्तन जो होता है ना वेग में परिवर्तन जो होता है ना वो कहलाएगा वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। समान त्वरण, वस्तु के वेग में समान समांतरालों में समान परिवर्तन होता है। समान त्वरण का मतलब होता है कि वस्तु के वेग में समान समयांतरालों में समय के अंतरालों में समान परिवर्तन होता है। वहीं धनात्मक त्वरण क्या होगा? तो वस्तु के वेग का परिणाम समय के साथ साथ बढ़ रहा है, यानी कि समय जिस तरह समय बढ़ेगा उसी तरह अगर वेग बढ़ रहा है तो है धनात्मक त्वरण। वहीं वस्तु का वेग परिणामतः समय के साथ घट रहा है तो हो जाएगा ऋणात्मक त्वरण। वहीं जो और बराबर रह रहा है यानी कि जितने समय एक ही समय में जो वस्तु का वेग के समय में जो होता है ना सेम चल रहा है तो उसे समान त्वरण कहते हैं। अब देखते हैं कार्य के बारे में। वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी? तो वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। और वहीं दर क्या कहलाएगा? तो दर शक्ति कहलाती है। तो भौतिक में कार्य की परिभाषा होती है कि क्या परिभाषा होती है? तो कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। यानी कार्य क्या हो जाएगा? तो कार्य हो जाएगा यानी कि बल इंटू विस्थापन। विस्थापन क्या होती है? विस्थापन की एक निश्चित दिशा होती है, यानी परिणाम के साथ साथ भी दिशा भी होती है। तो कार्य क्या होता है? तो कार्य जो होता है ना बल इंटू विस्थापन होता है। वहीं वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी? ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में कार्य किन राशियों के गुणनफल हैं? तो
दो सदिश राशियों का गुणनफल है, क्योंकि सदिश राशि यानी कि बल इंटू विस्थापन, बल भी सदिश है और विस्थापन भी सदिश है। कार्य क्या है, तो कार्य कैसी राशि है, तो कार्य अदिश राशि है। कार्य करने का इकाई मात्रक न्यूटन मीटर होता है, यानी कि बल इंटू विस्थापन का मतलब हो जाएगा न्यूटन मीटर या जूल हो जाएगा। वहीं कार्य का व्यंजन क्या होगा, जब बल और विस्थापन कोणीय दिशा में हो, तो कोणीय दिशा में होगा तो W इजकल टू यानी कि कार्य वर्क इजकल टू कितना होता है, बल इंटू डी यानी डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी बल इंटू विस्थापन कॉस थीटा जो होता है ना, वह कार्य का व्यंजक होगा। ठीक है, यदि थीटा 0 डिग्री हो तो कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा, यानी 0 डिग्री का साइन कॉस 0 डिग्री का कितना होता है, 1 होता है मान। वही 90 डिग्री होगा तो 0, यानी कि कार्य का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री पर हो तो कार्य का मान क्या हो जाएगा, कोई कार्य नहीं होगा, यानी कि कार्य 0 होगा। कार्य एक अदिश राशि है, इसका क्या तात्पर्य है, कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। ठीक है, तो कार्य की कोई दिशा नहीं होती है, कार्य करने का कोई दिशा नहीं होगा, बल्कि उसकी एक सिर्फ परिणाम होगा कि हम इतना काम कर चुके हैं। ठीक है, अगर लंबवत हो यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा हो तो वहाँ पर हम कार्य 0 मानेंगे। ठीक है, वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर। वस्तु पर किया गया कार्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जब कोई व्यक्ति दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो वह क्या होगा, कार्य 0 हो जाएगा। ठीक है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। माने कहेगा कि किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो प्रारंभिक उसका वेग जो है उस पर निर्भर नहीं करेगा, अंतिम वेग पर निर्भर करेगा। उसके बाद में अगर हम किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं, कार्य नहीं हो तो उसको कोई कार्य नहीं होगा। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, यानी वस्तु विस्थापन यानी कि विस्थापन की दिशा होनी चाहिए, तभी कहेंगे हम कि कार्य हुआ है। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो संवेग पर निर्भर नहीं करता है। संवेग क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान और वेग पर जो होता है ना आपका कार्य निर्भर नहीं करेगा, केवल विस्थापन पर निर्भर करता है। ठीक है, द्रव्यमान पर भी निर्भर, यहाँ इसमें द्रव्यमान है और वेग है तो इस पर निर्भर नहीं करेगा। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जा सकता है जब एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता हो। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जा सकता है, यानी किसी पिंड पर हम कार्य कब कर सकते हैं, जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता हो। गति करती हुई ये कार विपरीत दिशा से आती हुई हवा का सामना करती है, तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि निगेटिव होगा। ठीक है, आपका गति से एक कार जा रही है और उधर से एक कार आ रहा है, हवा आ रही है, तो हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 0 यानी कि ऋणात्मक होगा, यानी कि उल्टा आ रहा है। उसके बाद में है कि बल और विस्थापन के मध्य किस कोण पर कार्य का मान ऋणात्मक होता है, तो 180 डिग्री। ये कितना पर, तो 180 डिग्री पर जो होता है ना मान कितना होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, उसके बाद में है कि वृत्ताकार पथ में घूम रही वस्तु द्वारा किए गए कार्य का मान कितना होगा, 0 होगा। तो वृत्ताकार कोई भी वृत्त के तरफ से जो सिर्फ दिशा इसका चेंज होगा, बल्कि कार्य जो होता है ना से 0 होता है। कार्य का मान ऋणात्मक कब होता है, जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो। ठीक है, जब विस्थापन विपरीत दिशा में होगी तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, उसके बाद में वृत्ताकार पथ पर भी हम घूम रहे हैं तो कोई कार्य हम नहीं किए। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है तो कार्य का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाला बल की दिशा में लंबवत है। ठीक है, क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा के क्या हो जाएगा, लंबवत है। उसके बाद में है कि कार्य का मान किस पर निर्भर करता है, तो कार्य का मान प्रयुक्त बल पर निर्भर करेगा। कार्य का मान किस पर निर्भर करेगा, बल पर निर्भर करेगा, वस्तु के विस्थापन पर निर्भर करेगा, तथा वस्तु ये जो होता है ना पर लगने वाले बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है, यानी कि कॉस थीटा पे। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे है कि संसंजक बल क्या है, यानी कि कोहेसिव फोर्स क्या होता है। तो ससंजक बल क्या होता है, तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षक बल। एक ही पदार्थ है और एक ही पदार्थ के बीच के अणु जो होता है ना, उसके बीच अगर लगने वाला बल है, उसी को आकर्षण बल कहते हैं, तो ससंजक बल कहेंगे। ठीक है, ससंजक बल कहेंगे। कोहेसिव। आसंजक का होता है एडहेसिव, ऐड करना, यानी कि जो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल को हम एडहेसिव फोर्स कहेंगे। किसी नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, ऊर्जा का न तो निर्माण हो सकता है और न ही विनाश, केवल जो होता है ना परिवर्तन होता है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार। ठीक है, ऊष्मा का अनुभव कराने वाले विकिरण को क्या कहते हैं, तो अवरक्त विकिरण। ठीक है, अवरक्त विकिरण जो होता है ना, इसके विलियम हर्शल ने खोजा था, और ऊष्मा का अनुभव कराने वाले विकिरण को हम क्या कहेंगे, तो अवरक्त विकिरण कहेंगे। ठीक है, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद क्या होता है, तो स्थिर होता है। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में, वहाँ पे क्या होता है, वो अभाव में रॉकेट पर प्रणोद क्या होता है, तो स्थिर होता है। उसका प्रणोद क्या हो जाएगा, स्थिर होता है, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव के कारण। अब शक्ति के बारे में देखते हैं। ठीक है, शक्ति क्या होता है। शक्ति जो होता है ना, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहेंगे, तो ऊर्जा कहेंगे, और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि कोई कर्ता टी समय में W कार्य करता है, तो उसकी शक्ति क्या होगी, P बराबर जो होता है ना आपका पावर इज इक्वल टू W/T, यानी कि वर्क बाई टाइम। भौतिक राशि में बल और वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। बल और वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे, हम शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो हम भौतिक में बल और वेग, यानी कि बल क्या होता है, फोर्स होता है, F होता है, और वेग यानी कि V जो होता है ना, उसके गुणनफल को हम क्या कहेंगे, शक्ति कहते हैं। शक्ति होता है बल इंटू वेग। ठीक है, आगे देखते हैं। ऊर्जा किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, तथा गतिज ऊर्जा जो होती है ना 1/2 mv² होता है। ठीक है, वहीं स्थितिज ऊर्जा जो होती है ना mgh होता है, और g का मान जो होता है ना 9.8 होता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में है कि गति ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो गति ऊर्जा जो होता है ना गतिशील पिंड के वेग और द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा जो होती है ना, गति ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी, उस पिंड के वेग जो होता है ना, जो भी गतिशील पिंड है उसके वेग और द्रव्यमान पर निर्भर करती है। कणों की गतिज ऊर्जा किससे सर्वाधिक होती है, तो गैसों से। कणों की गतिज ऊर्जा जो होता है ना सबसे अधिक किसमें होती है, तो गैसों में जो होते हैं ना सबसे अधिक होती है, क्योंकि 1/2 mv² है, तो यानी कि मास पर और वेलोसिटी यानी कि वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा किस में बदल देगी, तो गतिज ऊर्जा में बदल देती है। गतिशील वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, गतिशील वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। वस्तु में गतिज ऊर्जा की वृद्धि किसके कारण होती है, तो वस्तु की गति के कारण होती है। जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाले कौन सी ऊर्जा होती है, तो जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बैटरी किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो रासायनिक ऊर्जा को बदलती है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को बदलती है। पवन चक्की जो टरबाइन चलता है, यानी कि आपका दक्षिण भारत में मैक्सिमम मिलेगा, तो किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, तो पवन चक्की जो होता है ना चल रही, यानी कि गतिज ऊर्जा को वह यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। एक पेंडुलम का झूलना एक पेंडुलम का झूलना कौन सी ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो स्थितिज ऊर्जा को जो होता है ना गतिज ऊर्जा में पेंडुलम बदलता है। ठीक है, पेंडुलम किसको बदलता है, तो स्थितिज को गतिज ऊर्जा में बदलता है। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है, संवेग जो होता है ना द्रव्यमान गुना वेग होता है। संवेग जो होता है ना द्रव्यमान गुना वेग, यानी कि मास इंटू द्रव्यमान, मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो संवेग m भी होता है। संवेग जो होता है ना P इक्वल टू जो होता है ना P
पोटेंशियल यानी कि संवेग, तो ये हो जाएगा आपका mv यानी कि द्रव्यमान गुना वेग। तो वहीं काइनेटिक एनर्जी कैसे होगा, तो 1/2 mv² जो होता है ना, 1/2 mv² जो होता है ना, यहाँ पे हम क्या रख देंगे, तो mv रख देंगे कहाँ पे, तो mv के स्थान पर जो होता है ना हम v² है तो इसलिए mv रखेंगे, तो p/m, v=p/m, तो v क्या रखेंगे, p/m, तो 1/2 m, अब p/m तो p²/m², तो m से m कट गया एक, तो बचा 2 यानी कि p²/2m हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। संवेग का मान दोगुना होने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुना, क्योंकि p का स्क्वायर होगा तो यानी कि 4 गुना हो जाएगी। किसी बंदूक से गोली चलाने पर इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है, तो गतिज ऊर्जा में बदलती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करेंगे तो यहाँ पे द्रव्यमान जो होता है ना गतिज ऊर्जा में m यानी कि वेलोसिटी बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है, तो दोगुने का दोगुनी ही रहेगी। ठीक है, किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर देंगे तो 4 गुना गतिज ऊर्जा हो जाएगी। खींचे हुए धनुष को तीर को छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है। गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा, संवेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी होगी। घड़ी की चाबी में कौन सी संचित ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, साइकिल चलाते समय ऊर्जा किस प्रकार के रूपांतरण होता है, तो साइकिल चलाते समय हमारा रासायनिक ऊर्जा जो होता है ना पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो साइकिल चलाएंगे तो साइकिल चलाते समय क्या होता है, तो रासायनिक ऊर्जा हमारा पेशीय ऊर्जा में बदलेगा और फिर पेशीय ऊर्जा से हमारा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होता है। बारिश के दौरान ऊर्जा का परिवर्तन, देखिए बारिश के दौरान स्थितिज ऊर्जा जो होती है ना गतिज ऊर्जा में बदलती है, क्योंकि बारिश बादल से है तो वहाँ से स्थितिज ऊर्जा के रूप में है, तो वहाँ से नीचे गिरेगा तो गतिज ऊर्जा पकड़ लेगा। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंका गया और वह भूमि से अधिकतम h ऊंचाई तक पहुंचती है और h की 1/4 बिंदु पर वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, तो देखिए नीचे से हम फेंकेंगे तो उसका स्थितिज ऊर्जा जो होती है ना वो ऊंचाई h है कि 1/4 बिंदु पर वस्तु की ऊर्जा क्या होगी। तो मान लीजिए ऊंचाई हमारा h तक चला गया तो वहाँ तक स्थितिज ऊर्जा हो गया और उसके 1/4 यानी कि नीचे आने पर वो नीचे आ रहा है तो उसकी स्थिति ऊर्जा घट रही है और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ रही है। ठीक है, अब तो जब हम एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा उस संग्रहित होती है तो स्थितिज ऊर्जा में, तो उसमें हस्तांतरित ऊर्जा किस में संग्रहित होगी, जब हम एक रबड़ बैंड को खींचेंगे तो स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है, बांध में संग्रहित जल में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है कि रुक के रहता है। ऊपर उठाए हुए हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा, ऊपर हम हथौड़ा उठाए हुए तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होगा। बांध में संग्रहित जल है उसमें भी स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है ना गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का बराबर होता है। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा क्या हो कहलाएगी, तो स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा क्या कहलाती है, तो वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। पहाड़ से गिर रहे पिंड में कौन सी, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है, तो गतिज और स्थितिज दोनों होती है, क्योंकि पहाड़ से जब गिरेगा तो डायरेक्ट ऊपर से उठ के नीचे नहीं चलाएगा, उसके साथ है जो होता है ना कुछ घर्षण का काम करता है, यानी कि स्थितिज कुछ रोकता है और कुछ आता है, तो इसलिए जो है गतिज और स्थितिज दोनों होता है। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि किस ऊर्जा में दो प्रकार होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा जो होते हैं ना यांत्रिक ऊर्जा गतिज और प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना कर दिया जाए और उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी, क्योंकि अब मान लीजिए हम किसी ऊंचाई पर कोई वस्तु है, ठीक है, उसको हम छोड़ रहे हैं वहाँ से, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होता है ना सेम रहेगी, बल्कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, उसके बाद में है कि ऊंचाई के संदर्भ में कौन सी ऊर्जा घटती या बढ़ती है, तो ऊंचाई के संदर्भ में स्थितिज ऊर्जा का मान जो होता है ना घटता या बढ़ता रहता है। ऊंचाई के संदर्भ में कौन सी ऊर्जा घटती या बढ़ती है, तो स्थितिज ऊर्जा। यदि कोई बच्चा गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है तो ऊपर जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ऊपर से जल्दी आएगा नहीं। ठीक है,
तो इसलिए स्थिति ऊर्जा उसका क्या होता है, बढ़ता है। अच्छा क्वेश्चन है कि हवा, यदि कोई बच्चा गैस के गुब्बारा ऊपर हम छोड़ देते हैं तो उसमें स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ते चला जाता है। हवाओं में कैसी ऊर्जा होती है, तो हवा में स्थितिज ऊर्जा होती है। हवा में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। उसके बाद में है कि वायु शक्ति में वायु की गतिज ऊर्जा का परिवर्तन किस में होता है, तो वायु शक्ति में वायु की गति ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होगा, ठीक है, वायु शक्ति में। ओके, कुछ प्रमुख उपकरण द्वारा ऊर्जा के रूपांतरण, ठीक है, इसमें होता है सौर सेल। सौर सेल क्या करता है, तो सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल क्या करेगा, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वहीं डायनेमो जो होता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। माइक्रोफोन क्या करेगा, तो माइक्रोफोन से हम क्या करते हैं, यानी कि आपका ध्वनि को विद्युत में बदलता है। यानी कि जब हम मोबाइल में गाना बजा दिए और उसमें क्या होगा, माइक्रोफोन लगाते हैं तो उसको क्या करता है, नीचे से जो होता है यानी कि उस साउंड को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। वहीं लाउड स्पीकर क्या करेगा, लाउड स्पीकर जो होता है ना, विद्युत के हिसाब से जो होता है ना, बाहर फेंकता है, यानी कि ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार यांत्रिक को ध्वनि में बदलता है। सितार जो होता है ना, सितार क्या करेगा, तो सितार जो होता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। वहीं बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, हीटर हो गया, ये सब जो होता है ना, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है। उसके बाद में मोमबत्ती का जलना क्या है, तो मोमबत्ती का जलना जो होता है ना, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदलना। मोमबत्ती का जलना जो होता है ना, रासायनिक को प्रकाश और ऊष्मा में बदलना। कोयले का जलना, ये भी रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद में है विद्युत सेल, ठीक है। तो विद्युत सेल क्या करेगा, तो विद्युत सेल जो होता है ना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। रासायनिक सेल जो होता है ना, सेल यानी कि विद्युत का काम करेगा, तो इसलिए रासायनिक को जो होता है ना, विद्युत में बदलता है। इंजन क्या करता है, तो इंजन जो होता है ना, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इंजन जो है, कोई भी इंजन है तो उसको क्या करेगा, तो ऊष्मा ऊर्जा जो होता है ना, इंजन जो होता है ना, गर्म करके यानी कि ऊष्मा को यांत्रिक में बदलता है। वहीं प्रकाश विद्युत सेल जो होता है ना, प्रकाश है तो प्रकाश से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, प्रकाश विद्युत सेल, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आता है न्यूटन के गति के विषयक नियम, ठीक है। गति के नियम को सर्वप्रथम किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था, और 1687 में दिया था, अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में दिया था, ठीक है। अपनी पुस्तक जो प्रिंसिपिया लिखे थे सर आइजक न्यूटन ने, उसी में गति के नियम दिए थे, ठीक है। तो प्रिंसिपिया में दो, यानी कि गुरुत्वाकर्षण और बल दो की परिभाषा दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। न्यूटन के गति के विषयक के प्रथम नियम कहता है कि सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम क्या कहता है कि जितनी भी वस्तुएं हैं पृथ्वी पे, वह सभी अपने अवस्था को बनाए रखना चाहती है। अर्थात विराम अवस्था में है तो विराम स्थिति को, या गतिशील अवस्था में है तो गतिशील स्थिति को, यानी कि न्यूटन का प्रथम नियम है। सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से दौड़ रही है तो कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि 60 किलोमीटर के हिसाब से यानी कि एक समान गति से जा रही है। वहीं वस्तु के प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन न होने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो जड़त्व कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाएगी, यानी कि न्यूटन के प्रथम नियम को हम जड़त्व कहते हैं। जड़त्व का नियम किसने दिया था, तो गैलीलियो ने दिया था। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थिर का जड़त्व और एक होता है यानी कि विराम का जड़त्व, और दूसरा होता है गति का जड़त्व, ठीक है। तो न्यूटन के प्रथम नियम जो होता है ना, जड़त्व का नियम है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, तो जड़त्व का नियम है। न्यूटन के प्रथम नियम को हमें क्या होती है, तो बल की परिभाषा मिलती है, डिफिनेशन ऑफ फोर्स। न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है, ठीक है। तो न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित कुछ दैनिक जीवन में कुछ प्रमुख उदाहरण, जैसे रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री का पीछे की और झुक जाना, ठीक है। तो इसको हम गति के जड़त्व कहेंगे, क्योंकि जब गाड़ी गति में आ रही है तो हमारा पीछे की तरफ झुकना होता है। चलती हुई गाड़ी में अचानक रुकने पर, यानी कि विराम के जड़त्व लेने पर उसमें यात्री बैठे हैं वह आगे की ओर झुकेंगे, ठीक है। गोली मारने से कांच गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने से वो टूट जाता है। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें गति के जड़त्व होगा, और परंतु पत्थर मारने से वह टूट जाता है, ठीक है। उसके बाद हथौड़े के हत्थे में कसने के लिए हत्थे को ज़मीन पर मारते हैं। हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए ज़मीन को पर मारते हैं हम, ठीक है। जैसे उल्टा करके मान लीजिए इसे है और इसमें जो होता है ना, हमको लगाना है हत्था,
तो इसको ऐसे करके जो होता है ना ऊपर नीचे करके मारते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे ज़मीन की तरफ मारते हैं तो यह होगा, यानी कि उसको हम जड़त्व में ला रहे हैं। पेड़ की टहनियों को हिलाने से उसमें फल और कुछ पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं, क्योंकि देखिए पेड़ तो विरामावस्था में है, लेकिन हम जब हिलाएंगे उसमें गति देंगे तो क्या होगा, वह गिर जाएगा। तो न्यूटन के प्रथम नियम है, ठीक है। अब आते हैं स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने वाली प्रवृत्ति ही जड़त्व कहलाती है। ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है, क्यों? क्योंकि गति का जड़त्व उसे ऊंची छलांग लेने में मदद करे, ठीक है। क्योंकि गति का जड़त्व जो होता है ना, पहले तो स्थिर अवस्था में है तो उसे गति में लाने के लिए वह इसलिए दौड़ता है, ठीक है। उसके बाद में मेज पर रखी गई पुस्तक ढेर किस प्रकार हटता नहीं है, तो जड़त्व के कारण, ठीक है, विराम की जड़त्व। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक व्यक्ति जो होता है ना, यानी एक धावक भागना जारी रखता है, क्यों? क्योंकि गति के जड़त्व उसे आगे बढ़ाती है, गति का जड़त्व है उसमें है। जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में किस बल का अनुभव करते हैं, तो जड़त्व बल का अनुभव करते हैं। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो वह सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह गति के किस नियम की व्याख्या करता है, तो जड़त्व के नियम को व्याख्या करता है, ठीक है। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से हम धक्का दिया जाता है तो उस पर रखे सिक्का जो होता है ना गिलास में गिर जाएगा, क्योंकि वह जड़त्व की स्थिति में है। हम गति किस में, यानी कि पेपर में ला रहे हैं, ठीक है। जो गिलास पर रखे कार्ड है उसमें हम गति ला रहे हैं, लेकिन हमारा जो सिक्का है वह स्थिर अवस्था में है, इसलिए जो है क्या हो जाएगा, वो गिलास के अंदर गिर जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए उसमें है कि एक व्यक्ति चलती गाड़ी में इंजन की ओर मुँह करके बैठा है। एक व्यक्ति जो होता है ना चलती हुई गाड़ी में इंजन की ओर मुँह करके बैठा है, एक सिक्का उछालता है तो सिक्का किधर गिरेगा, तो व्यक्ति के पीछे गिरेगा, ठीक है। क्योंकि एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, एक गाड़ी जो होता है ना इंजन की ओर मुँह करके बैठा है, यानी कि आगे की तरफ है और आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जब एक सिक्का उछालेगा तो पीछे गिरेगा। जब ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, गति के जड़त्व है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादक किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। यह गति के किस नियम की व्याख्या करता है, तो गति के द्वितीय नियम का व्याख्या करता है। गति के द्वितीय नियम जो होता है ना बल के व्यंजन के रूप में देते हैं, यानी कि F बराबर ma, ठीक है। F बराबर ma, यानी कि गति के द्वितीय नियम किसका व्याख्या करता है, तो बल के व्यंजन के रूप में, यानी कि बल का जो परिभाषा है, यानी कि परिभाषा तो एक नंबर में, बल का फॉर्मूला यानी कि व्यंजक जो होता है ना गति के द्वितीय नियम से आता है। न्यूटन के गति के विषयक द्वितीय नियम के दौरान जीवन के कुछ प्रमुख उदाहरण, ठीक है। इसमें है कि समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद या टेनिस गेंद में से टेनिस की गेंदे को कैच करना आसान होता है, क्योंकि हल्की होने के कारण। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि हम अगर कोई गेंद हम कैच कर रहे हैं तो कैच करने के लिए हम क्या करेंगे, हाथ को पीछे लेते हैं, यानी कि बैक लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसका समय जो होता है ना कम करने के लिए, ठीक है। जो गेंद का जो समय 1-2 सेकंड कम हो जाएगा तो इसलिए हमें जो होता है ना चोट कम लगेगा, ठीक है। यानी कि जो न्यूटन का दूसरा नियम है चोट लगना के हिसाब से है, चोट लगना, यानी कि हम अगर कोई जो है सो ऐसे पीटते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए ज़मीन पे कुछ मारे तो हमें हाथ में चोट लगेगा, ठीक है। तो जैसे दिया है कि क्रिकेट खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के बेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट क्या होता है, कम लगे, ठीक है। उसके बाद में गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे, हमें चोट कम लगे, ठीक है। उसके बाद में है कराटे खिलाड़ी हाथ के प्रहार को ईंटों से पट्टी को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं, क्योंकि वह जो होता है ना धीरे अपना समय कम करते हैं। ऊंची कूद, एक लंबी कूद के लिए मैदान की मिट्टी खोदकर हल्की कर दी जाती है ताकि कूदने पर खिलाड़ी को चोट न लगे, ये दूसरा नियम है, ठीक है। उसके बाद में है अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चोट मारा जाता है तो इसलिए भारी हथौड़ी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद गति का दूसरा नियम जो होता है ना किस पर से संबंधित है, तो संवेग से संबंधित है। गति के दूसरे नियम किसे समझाने में सहायक है, तो बल के प्रभाव को,
न्यूटन के गति के विषयम किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं? तो तृतीय नियम को कहते हैं। गति के तृतीय नियम किनके बीच है? तो स्थिति और वेग के बीच। गति का तीसरा नियम किनके बीच संबंध रखता है? तो स्थिति और वेग के बीच रखता है। स्थिति और वेग की, डिस्प्लेसमेंट और वेग के बीच रखता है। ठीक है। उसके बाद में गति का प्रथम नियम जो होता है ना, गति का प्रथम नियम क्या होता है? तो v इक्वल टू v बराबर u प्लस ए टी, प्रथम नियम है। दूसरा नियम क्या हो जाएगा? दूसरा नियम जो होता है ना, s बराबर 1/2, ठीक है, बराबर 1/2। तीसरा नियम जो होता है ना, वो होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। तो गति के नियम जो होता है ना, स्थिति और वेग के बीच के संबंध को दर्शाता है। गति का तृतीय नियम किसके बीच संबंध है? स्थिति और वेग के बीच में। प्रत्येक क्रिया की उसके समतुल्य और विपरीत प्रक्रिया होती है। तीसरा नियम। दीवार पर फेंकी हुई गेंद किस गति के विषयक नियम के कारण टकरा कर वापस आ जाती है? तो गति के तीसरा नियम के अनुसार। न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के संबंध सही कथन है, बल लगा अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ठीक है। यानी कि मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पर हम इधर से भी बल लगाएं, इधर से भी बल लगाएं, इधर से भी बल लगाएंगे, इधर से बल लगाएंगे, तो कहीं जाएगा? नहीं जाएगा। यानी कि चारों तरफ से बल लग रहा है। ई जो होता है ना, बाहर की तरफ बल लगा रहा है हर तरफ से, और बाहर से जो है ना, इस पर भीतर से बल भीतर की ओर लग रहा है। ठीक है। तो ये कहीं हिलेगा डुलेगा नहीं, तो इसलिए यह बल अलग अलग निकायों से विपरीत दिशा में लग रहा है। ठीक है। उसके बाद में है कि तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को जो होता है ना, पीछे की ओर झुकता है, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। गति विषयक तृतीय नियम के दैनिक जीवन में कुछ प्रयोग। बंदूक से जब गोली छोड़ते हैं तो पीछे की ओर झटका लगता है। नाव के किनारे पर जमीन के कूदने पर नाव पीछे हटता है। नाव खेने के लिए बांस के जमीन को दबाना होता है। कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे की ओर गिरना होता है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना और रॉकेट का आगे बढ़ना, ये सब किसका नियम है? तो गति विषयक के तृतीय नियम है। ठीक है। ऊंचाई से हम अगर कूदेंगे तो चोट लगेगा हमको, तो यानी कि समान बल लगता है। ठीक है। अब देखेंगे बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहेंगे? रैखिक समय। आवेग क्या होता है? आवेग जो इम्पल्स जो होता है ना, आवेग जो होता है ना, बल इंटू समय, बल इंटू समय का गुणनफल होता है। बल इंटू समय के गुणनफल को हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? आवेग कहते हैं। ठीक है। क्या कहेंगे? आवेग कहेंगे। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है। संवेग P बराबर mv होता है। ठीक है। आवेग किसके समतुल्य होते हैं? तो संवेग के समतुल्य होता है। आवेग और संवेग क्या होता है? एक दूसरे के समान होता है। किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होता है तो क्या घटित होगा? गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है। जब किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है, यानी कि दो कारों के बीच अगर टक्कर हो जाए तो उसमें गतिज ऊर्जा जो होता है ना, परिवर्तनशील हो जाएगा, लेकिन संवेग संरक्षण जो होता है ना, संरक्षित रहता है, क्योंकि उसका संवेग जो होता है ना, द्रव्यमान गुना वेग होता है संवेग, तो संवेग क्या होगा? स्थिर रहता है। यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो संवेग और गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो संवेग जो होता है ना, द्रव्यमान गुना वेग होता है, तो संवेग सेम रहेगा, लेकिन गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। ठीक है। उसके बाद में है कि एक पिंड A जिसका द्रव्यमान 2 kg है तथा पिंड B जिसका द्रव्यमान 3 kg है। ठीक है। एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड के वेग से बढ़ रहे हैं, तो टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघटन की दिशा क्या होगी? तो उसमें प्रत्यास्थ संघट्य की दिशा क्या हो जाएगी? विपरीत दिशा हो जाएगी। ठीक है। जो भी टक्कर करेंगे, यानी कि आपका द्रव्यमान है तो गतिज ऊर्जा दोनों से आ रही है, 1/2 mv² हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी किसका है? प्रथम का। ठीक है। एक A है तो 4 दूनी 4 चौका 16 दूना 16, और इसका हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 और 16। ठीक है। तो इसलिए विपरीत हो जाएगा। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग पर। यदि संवेग और वेग दिया हुआ हो तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या हो जाएगा? P, यानी कि P इक्वल टू
एम भी होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। अगर हमारा जो होता है ना, क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, तो पी बाई भी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं संवेग संरक्षण के नियम। गति विषयक द्वितीय और तृतीय नियम के संयोजन का महत्वपूर्ण परिणाम क्या है, तो संवेग संरक्षण का नियम है। गति विषयक द्वितीय और तृतीय नियम के संयोजन का महत्वपूर्ण परिणाम क्या है, तो संवेग और संरक्षण के नियम है। संवेग संरक्षण के नियम क्या होती है, तो एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय को कुल संवेग नियत रहता है। ठीक है, यानी संवेग संरक्षण क्या क्या है, तो एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, कोई बाह्य बल कोई निकाय पर नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग क्या होता है, नियत रहता है। रॉकेट का प्रेक्षण किस सिद्धांत पर है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर है। किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण न्यूटन के किस नियम पर कार्य करता है, तो थर्ड नियम के काम करता है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं एक सेल में विस्फोट के बाद उसमें कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, प्रखच्चे उड़ जाते हैं, तो इस स्थिति को क्या संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षित रहेगा। गतिज ऊर्जा जो होता है ना चेंज हो जाएगा, लेकिन संवेग जो होता है ना स्थिर रहता है। यदि दो समान गोलियां भारी व हल्की बंदूकों से अलग अलग दागी जाए तो किस बंदूक से चोट लगने की संभावना अधिक होगी, तो हल्की वाली बंदूक से। ठीक है, क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, संवेग संरक्षित रहेगा, गति ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो इसलिए जो है चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहेगा। ठीक है, उसके बाद में प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, तो प्रक्षेप्य गति जब कोई वस्तु क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल से प्रक्षेपित की जाए तो उसका पक्ष का परवलयाकार होता है। क्या हो जाएगा, परवलयाकार हो जाएगा। ठीक है, तो प्रक्षेपित की जाए तथा उसका पक्ष परवलयाकार हो। ठीक है, तो प्रक्षेप्य गति क्या हो जाएगा, जैसे भाला का फेंकना। ठीक है, यह सब होता है प्रक्षेप्य गति। जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग क्या होगा, तो सीधा फेंक देंगे हम, सीधा फेंकेंगे तो उसका जो होता है ना वेग क्या हो जाएगा, ऊपर फेंकेंगे तो उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप्य गति के दौरान क्या स्थिर रहता है, तो उसमें वेग का क्षैतिज घटक, वेग जो होता है ना पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप्य गति के दौरान, पृथ्वी से हम कोई सतह फायर कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो उस समय उसका वेग क्या होता है, संरक्षित रहता है। प्रक्षेप्य पथ को क्या कहा जाता है, तो प्रक्षेप्य पथ कहा जाता है। प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण कब बनता है, जब प्रक्षेप्य तथा पथ ऊंचा हो। प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण कब बनता है, जब प्रक्षेप्य पथ क्या हो, ऊंचा हो। प्रक्षेप्य पथ क्या हो, ऊंचा हो। प्रक्षेप्य गति में कुल उड़ान का समय कितना होता है, तो प्रक्षेप्य गति में कुल उड़ान की समय कितना होता है, तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाले समय में दोगुना, अर्थात उड़ान काल के बराबर होता है। उड़ान काल कितना का के बराबर होता है, यानी कि प्रक्षेप्य गति में कुल उड़ान का समय कितना होता है, तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाले समय के दोगुना होता है। जितना पहुंच गया और नीचे आ गया तो दोनों समय जितना लगेगा उसके दोगुना होता है। उड़ान काल किसे कहते हैं, तो पिंड को फेंकने तथा वापस पृथ्वी पर गिरने के बीच के समय को उड़ान काल कहते हैं। यानी कि ऊपर फेंक दिए, गया और नीचे आया। ठीक है, तो उसे हम उड़ान काल कहेंगे। परास यानी कि रेंज, उड़ान काल में पिंड द्वारा मापी गई क्षैतिज दूरी। परास रेंज क्या होता है, तो रेंज जो होता है ना, परास जो होता है ना, उड़ान काल में पिंड के द्वारा मापी गई क्षैतिज दूरी होती है। किस प्रक्षेप्य कोण के लिए क्षैतिज परास का मान समान होता है, तो थीटा एवं 90 माइनस थीटा के लिए। किस प्रक्षेप्य कोण के लिए क्षैतिज परास समान होता है, थीटा और 90 माइनस थीटा। ठीक है, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, थीटा प्लस यानी कि 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, परास होता है। किस प्रक्षेप्य कोण पर क्षैतिज परास अधिकतम होता है, तो 45 डिग्री पर। 45 डिग्री पर कोई अगर भाला फेंका जाए तो बहुत अधिक दूर तक जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बल और घर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसके बाद में एक विद्युत चुंबकीय बल होता है, उसके बाद में एक दुर्बल या क्षीण बल होता है। ठीक है, और एक प्रबल बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है, उसके बाद में दुर्बल क्षीण बल और प्रबल बल। विद्युत चुंबकीय बल जो होता है ना, स्थिर विद्युत बल या चुंबकीय
बल होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि बर्फ़ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है, जो यहाँ पे घर्षण बल जो होता है ना, यानी कि गुरुत्वाकर्षण में घर्षण बल जो होता है ना, क्या हो जाएगा? कम होता है। हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सफल होते हैं क्योंकि घर्षण बल के कारण। यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उसके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला कौन सा बल है? तो घर्षण बल है। ठीक है, उसके बाद में साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि पहिया और धुरी के मध्य संपर्क का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? तो बल की दिशा में के विपरीत। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? तो मान लीजिए हम बल की दिशा के विपरीत में कार्य करता है घर्षण बल। ठीक है, पीछे की तरफ रोकता है। मान लीजिए हम किसी चीज़ पर चल रहे हैं तो उसे हमें चाहेगा घर्षण बल क्या होगा? पीछे खींचने के लिए। एक साइकिल स्थिर त्वरण से गतिमान है तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल किस दिशा में कार्य करेगा? तो पश्चिम दिशा में। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या हो जाएगा? घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होगा। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है। ठीक है, घर्षण बल जो कार्य करता है वह क्षय नहीं होता है, बर्बाद नहीं होता है, बल्कि वह तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। कारों के ब्रेकिंग पैड में घर्षण के किन गुणों का उपयोग किया जाता है? तो घर्षण के सकारात्मक प्रभाव का। कारों के ब्रेकिंग पैड में घर्षण के किन गुणों का उपयोग किया जाता है? तो घर्षण के सकारात्मक प्रभाव का। ठीक है, यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उनके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? तो घर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाएगा? घर्षण बल कहलाएगा। घर्षण बल की क्या विशेषता है? तो संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य का बल घर्षण बल गति का अवरोध करती है। दिशा सदैव वस्तु की गति के दिशा के विपरीत होता है। कुछ अन्य बल। सर्पी घर्षण बल क्या होता है? सतह को सर्पी पर हम सरकते हैं, सर्पी पर हम क्या करेंगे? फिसलेंगे। लोटनी घर्षण पर हम लुढ़कते हैं। ठीक है, सतह से लुढ़कना। लोटनी घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। लोटनी घर्षण जो होता है ना सबसे कम होता है। स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो स्पर्शी घर्षण जो घसीटेंगे लोटनी घर्षण से उसका बल का मान क्या हो जाएगा? अधिक होता है। ठीक है, तो लोटनी घर्षण बल का मान सबसे कम तथा स्थैतिक घर्षण का सबसे अधिक होता है। घर्षण बल को कम करने हेतु क्या उपाय अपनाए जाते हैं? तो मशीनों में स्नेहक लुब्रिकेंट्स और बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बल जो होता है ना द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। ठीक है, बल किसका गुणनफल होता है? द्रव्यमान और वेग का। भरी हुई गाड़ी चलाने में उसके चलयान रखने के लिए आवश्यक बल की अपेक्षा अधिक बल की धक्का देना पड़ता है क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने पर के बाद घर्षण बल कम हो जाता है। घर्षण बल कम करने के लिए। ठीक है, स्थिति विज्ञान यानी कि स्टैटिक साइंस के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका? विश्राम की स्थिति का। स्थिति में विश्राम की स्थिति। वस्तु संतुलन की शर्तें। वस्तु की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? तो अस्थायी संतुलन की शर्तों पर। वस्तु की स्थिरता किस पर निर्भर करेगी? अस्थायी संतुलन की शर्तों पर। अस्थायी संतुलन की शर्तें क्या होती है? वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिक से अधिक नीचे हो। अस्थायी संतुलन की शर्तें क्या होती है? तो अस्थायी संतुलन की शर्तें होगी कि वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिक से अधिक नीचे हो, अधिक से अधिक नीचे हो। ठीक है, उसके बाद में है गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा। गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से होकर गुजरनी चाहिए। ठीक है, गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ठीक है, वह वस्तु के आधार से होकर के गुजरनी चाहिए। मान लीजिए ऊर्ध्वाधर रेखा केंद्र से गुजर रही है तो उसके आधार से होकर के गुजरेगी। वहीं अस्थायी संतुलन की शर्तें हैं। वस्तु के गुरुत्व केंद्र अधिक से अधिक नीचे हो। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि पीसा की मीनार जो होता है ना कि झुकी हुई है। पीसे की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है। क्यों? क्योंकि उसके आधार से जो होता है ना उसका ऊर्ध्वाधर रेखा गुजरता है। क्योंकि पीसा के गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा, क्योंकि पीसा के जो गुरुत्व केंद्र है उससे गुजरने वाली रेखा जो होता है ना उसके तल से होकर के गुजरती है, यानी कि आधार से होकर के गुजरती है। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर गति कर रहा है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का क्या महसूस करेगा? बढ़ा हुआ भार प्रतीत करता है। यदि लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो उसमें घटा हुआ प्रतीत करेगा भार। तो उसमें भार जो होता है ना, क्या भार प्रतीत होता है? बढ़ा हुआ। इसमें भार प्रतीत होता है घटा हुआ। भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं।
यदि लिफ्ट एक समान वेग यानी त्वरण 0 है तो ऊपर नीचे गति करता है तो व्यक्ति का भार परिवर्तन नहीं होगा। नीचे आते वक्त लिफ्ट की डोरी अगर टूट जाए तो एक मुक्त वस्तु की भांति कार्य करेगी। भार का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। भार का मान क्या हो जाएगा? शून्य। जब लिफ्ट टूटेगा तो हमारा जो माथा ऊपर जा करके टकराएगा तो उसमें भार क्या हो जाता है? मेरा शून्य हो जाएगा। इसलिए जो होता है ना मुक्त वस्तु की भांति कार्य करेगा। नीचे आते वक्त यदि लिफ्ट का त्वरण a गुरुत्वीय त्वरण g से अधिक हो तो व्यक्ति के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो व्यक्ति के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो व्यक्ति के लिफ्ट की फर्श से उठ करके छत से टकरा जाएगा। ठीक है, नीचे आते वक्त यदि लिफ्ट का त्वरण जो होता है ना गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, हमारे जी का मान जो होता है ना, लिफ्ट नीचे आ रहा है तो लिफ्ट का त्वरण अगर डोरी टूट गया है, यदि नीचे आते वक्त यदि लिफ्ट का त्वरण जो होता है ना गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए, लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो हमारा शरीर जो होता है ना, सर जो होता है ना जाकर के छत से टकराएगा। किसी वस्तु के चांद की सतह से पृथ्वी की तल पर लाने पर वस्तु का भार क्या हो जाएगा? भार में वृद्धि हो जाएगा, द्रव्यमान सेम रहेगा। किसी वस्तु को चांद की सतह से पृथ्वी तल पर लाने के बाद वस्तु का भार क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा। चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण बल का क्या प्रभाव है? तो वायुमंडल का अभाव है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन होता है? तो घर्षण होता है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? घर्षण, नैनो द्रव्य का। ठीक है, वृत्ताकार पथ पर केंद्र की ओर कौन सा बल होता है? तो अभिकेंद्र होता है। उसके बाद में होता है अभिकेंद्र बल के नियम के आधारित उदा मौत के कुएं की क्रिया, इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर घूमना, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति करना। ठीक है, ये सब है अभिकेंद्र बल। जब सूर्य जो होता है ना सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी है यानी सब अन्य ग्रहों का घूमना, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों तरफ घूमना, इलेक्ट्रॉन का नाभिक की तरफ चारों ओर घूमना तथा मौत के कुएं की क्रिया, ये सब है अभिकेंद्रीय बल। वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्र कहते हैं, अपकेंद्र कहते हैं। अपकेंद्रीय बल में हल्के और भारी कणों का पृथक करने के नियम उदाहरण है क्रीम निकालने की मशीन को अपकेंद्री, उसके बाद में ड्राई क्लीनर, उसके बाद में अपकेंद्री यानी कि सेंट्रीफ्यूज ड्राइव, उसके बाद में अपकेंद्री पंप। ठीक है, तो क्रीम निकालने की यानी कि दूध से जो मक्खन निकालने की मशीन हो गया, चाहे आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सब किस पर निर्भर करता है? तो ये सब निर्भर करता है अपकेंद्रीय बल पर निर्भर करता है जो बाहर की तरफ लगता है। लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु जल में डूब जाती है क्योंकि लोहे का अपेक्षिक घनत्व जो होता है ना, क्या होता है? पारे के अपेक्षिक घनत्व से कम होता है तथा जल के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। लोहे के गोला का पारे के ऊपर तैरता है किंतु जल में डूब जाता है क्योंकि लोहे के गोले का अपेक्षिक घनत्व पारा के अपेक्षिक घनत्व से कम और जल के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, सरल आवर्त गति। आवर्त गति की क्या होती है? पीरियोडिक मोशन। जब कोई पिंड एक निश्चित समयांतराल पर एक निश्चित पथ पर अपनी गति के बार बार दोहराता है उसे आवर्ती गति कहते हैं। मान लीजिए एक आपका वृत्तीय है, एक पिंड जो होता है ना यहाँ से शुरू करता है, हमेशा दर्शा रहा है, घूम रहा है, तो इसे आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है, आवर्ती गति में हमारा दिशा बदलता है, क्या दिशा बदलेगा, बाकी सेम रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे की आवर्तकाल, आवर्ती गति हमने पढ़ा, अब आवर्तकाल देखेंगे। निश्चित पथ पर चली गई दूरी में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। एक निश्चित दूरी अगर हम चलते हैं, वृत्ताकार पथ पर चलेंगे तो आवर्ती गति कहलाएगा। अगर निश्चित पथ पर चली गई दूरी में लगा जो समय है उसे आवर्तकाल कहेंगे। सरल आवर्त गति, ठीक है, उसके यह होता है जब कोई पिंड एक सरल रेखा पर माध्यम स्थिति से के इधर उधर गति करता है उसे सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, जब कोई पिंड जो होता है ना एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करता है उसे सरल रेखा कहते हैं। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशंस, SHM क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है ना, मीन पोजीशन के इधर उधर भटकेगा। ठीक है, मीन पोजीशन जहाँ पे है यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन पोजीशन के इधर उधर जाता है यानी कि इधर उधर करता है उसे सरल आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? एक्सट्रीम या एंड पॉइंट्स। एक साधारण लोलक जो होता है ना, इसका बल जो होता है ना 0 होगा, त्वरण 0 होता है। ठीक है, उसके बाद में भी से वेग मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, इसका जो मीन पोजीशन के जो इधर से आएगा यानी कि यहाँ से आएगा,
इसका क्या होगा, इसका बल जो होता है ना शून्य होगा, ठीक है। इसके बाद में त्वरण 0 होगा, वेग मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, स्थिति ऊर्जा 0, बल्कि यहाँ और यहाँ पहुँच गया तो इसका बल मैक्सिमम हो जाएगा, त्वरण मैक्सिमम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, स्थिति ऊर्जा और वेग 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, जब एक साधारण लोलक की गति संबंधित सत्य कथन, जब लोलक मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। जब लोलक मध्य स्थान में गुजरता है, जब लोलक मान लीजिए यहाँ पे लोलक है, इधर जाता है और इधर जाता है, जब यहाँ आएगा तो उसका जो होता है ना त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब प्रत्येक आवर्त काल में लोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, ठीक है, प्रत्येक 2 बार निर्दिष्ट प्राप्त करता है। सामान्य लोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता रह जाता है। सामान्य लोलक का दोलन आयाम जो होता है ना समय के साथ साथ क्या होता है, कम होते जाता है। 1 सेकेंड में पिंड अपनी गति को जितनी बार दोहराती है उस पिंड को क्या आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। 1 सेकेंड में पिंड अपनी गति को जितनी बार दोहराएगी वह पिंड की क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है या प्रति सेकेंड, हर्ट्ज या प्रति सेकंड होता है। सरल आवर्त गति करने वाले m द्रव्यमान के कण और उसके आवर्तकाल के बीच का संबंध क्या है, ठीक है। सरल आवर्त गति करने वाले m द्रव्यमान के कण, कोई कण है जिसका द्रव्यमान m kg है और उसका आवर्तकाल t है, ठीक है, तो उसका समय जो होता है ना तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू रूट अंडर l m/k, ठीक है। सरल आवर्त गति यहाँ के स्थिरांक है। सरल आवर्त गति करने वाले m द्रव्यमान के कण, सरल आवर्त गति करने वाले m द्रव्यमान के कण और उसके आवर्तकाल के बीच क्या संबंध है, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, तो 2 पाई रूट अंडर क्या हो जाएगा, m है, रूट अंडर m/k, ठीक है। ये k क्या है, स्थिरांक है। सरल लोलक की डोरी के प्रभावी लंबाई l व गुरुत्वीय त्वरण g में क्या संबंध है। सरल लोलक की डोरी और उसके त्वरण में, गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध है, तो t, उसके बाद में 2 पाई रूट अंडर l/g, रूट अंडर लंबाई बटा त्वरण, ठीक है, t आवर्तकाल है, लंबाई बटा त्वरण हो जाएगा और वहाँ पे जो होता है ना द्रव्यमान बटा स्थिरांक हो जाएगा। आवर्तकाल का मान किस पर निर्भर करता है, तो डोरी की प्रभावी लंबाई व गुरुत्वीय त्वरण के मान पर। आवर्तकाल किस पर निर्भर करेगा, सरल आवर्ती गति, ठीक है। सरल लोलक की डोरी गुरुत्वीय त्वरण g का है, तो सरल लोलक की डोरी की प्रभावी लंबाई g है। तो सरल आवर्त गति करने वाले m द्रव्यमान के कण और उसके आवर्तकाल t के बीच संबंध t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m/k। सरल लोलक की डोरी की प्रभावी लंबाई l है और गुरुत्वीय त्वरण g है, तो l/रूट अंडर l/g 2 पाई इंटू होगा, ठीक है। तो किस पर निर्भर करेगा, आवर्तकाल, तो आवर्तकाल का मान किस पर निर्भर करता है, तो आवर्तकाल का मान हमारा निर्भर करेगा डोरी पर और त्वरण पर। उसके बाद में है, यदि सरल लोलक की प्रभावी लंबाई बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, यदि सरल लोलक की प्रभावी लंबाई को बढ़ा देंगे तो लंबाई पर निर्भर करेगा, तो इसलिए लंबाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। झूला झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर के बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो झूला झूल रहा है तो कोई बगल में बैठ जाता है तो उसके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, बल्कि लंबाई और त्वरण पर निर्भर करता है, ठीक है। झूले पर बैठी लड़की की गति क्या कहलाती है, तो आवर्ती गति कहलाएगी। सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, तो सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, 0.5 kx², ठीक है। यू क्या हो जाएगा, प्रारंभिक जो होता है ना कण की स्थिति ऊर्जा क्या कहलाएगी, 0.5 kx², जहाँ के स्थिरांक है और के x विस्थापन है, ठीक है। सरल आवर्ती करते समय किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाएगी, mgh होता है, m होता है, g होता है और h होता है, ठीक है, ठीक है। h हाइट यानी कि स्थिरांक, के स्थिरांक हो गया तो 0.5 kx² होता है। यदि कोई लड़की झूला झूलते समय खड़ी हो जाए तो आवर्त पर क्या प्रभाव होता है, लंबाई बढ़ जाएगा, तो इसलिए आवर्तकाल जो होता है ना घट जाता है, ठीक है, इसलिए आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है,
उसके बाद में है कि किसी स्थिति में घड़ी का आवर्तन काल अनंत हो जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। किस स्थिति में घड़ी का आवर्त काल अनंत हो जाता है, तो जब हम गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। पेंडुलम घड़ी गर्मियों में सुस्त पड़ जाती है क्योंकि लंबाई बढ़ जाती है। लोलक की क्या हो जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी। पेंडुलम सर्दियों में तेज चलने लगती है क्योंकि लोलक की प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगी, घट जाती है। लंबाई घट जाएगी तो तेज चलने लगा पेंडुलम, और लंबाई बढ़ जाएगी तो पेंडुलम धीरे चलने लगेगा, आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है कि चंद्रमा पर लोलक की घड़ी को ले जाते हैं तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वहाँ पे आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान का 1/6 है। ठीक है। चंद्रमा पर जी का मान जो होता है ना, अगर ए है तो 6 है। ठीक है, वहाँ पे। ठीक है। तो चंद्रमा पर लोलक की घड़ी को ले जाएंगे तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवर्तकाल बढ़ जाता है। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के बीच क्या संबंध है। तो कोणीय त्वरण जो होता है ना, कोणीय त्वरण आघूर्ण यानी कि ऐंठन बटा जड़त्व आघूर्ण होता है। ठीक है। कोणीय त्वरण बटा आघूर्ण बटा जड़त्व आघूर्ण। ठीक है। यदि किसी कोणीय त्वरण इक्वल टू आघूर्ण बटा जड़त्वाघूर्ण, यदि किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले आघूर्ण का सदिश योग शून्य है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी, घूर्णीय संतुलन होगा। यदि किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले आघूर्ण का सदिश योग शून्य है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी, तो घूर्णीय संतुलन होगा। एक घूर्णन करती हुई वस्तु का प्रत्येक बिंदु पर क्या एक समान होता है, तो कोणीय गति। एक घूर्णन करती हुई वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर क्या, तो कोणीय वेग जो होता है ना उसका समान होगा। ठीक है। उसके बाद में यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ा दी जाए तो शरीर के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शरीर के वजन घट जाएगा। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ा दी जाए तो शरीर का वजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पेंडुलम लयबद्ध दोलन की तरह काम करता है, अतः इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो घड़ी में। ठीक है। लट्टू का घूमना किसका उदाहरण है, तो केंद्राभिमुखी बल का। लट्टू का घूमना किसका उदाहरण है, तो केंद्राभिमुखी बल के कारण है लट्टू का घूमना। लट्टू का घूमना किसका उदाहरण है, तो केंद्राभिमुखी बल का। लट्टू का घूमना किसका उदाहरण है, तो केंद्राभिमुखी बल का। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है, तो अभिकेंद्रीय बल। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है, तो रोलर कोस्टर में अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति से चलते समय लगने वाले आवश्यक नियत बल को हम अभिकेंद्र बल कहेंगे। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती हुई तो प्रत्येक बिंदु पर क्या परिवर्तित होता रहता है, तो वेग। समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर क्या परिवर्तित होता रहता है, तो प्रत्येक बिंदु पर उसका वेग जो होता है ना बदलते रहेगा। ठीक है। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर क्या परिवर्तित होता रहता है, तो उसका वेग परिवर्तित होता रहता है। ठीक है। उसके बाद में है किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक का समतुल्य पुर्जा होता है क्रिस्टलीय दोलित यानी क्रिस्टल ऑसिलेटर। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक के समतुल्य पुर्जा होता है क्रिस्टलीय दोलित्र। क्या होता है, क्रिस्टलीय दोलित्र होता है। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर निर्भर करता है, दाब विद्युत प्रभाव पर। ठीक है। किस पर निर्भर करता है, घड़ी के स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है, तो घड़ी के स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है, तो दाब विद्युत प्रभाव पर निर्भर करता है। ठीक है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है। लोलक की लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, दोलन का समय बढ़ जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है, तो उसकी लंबाई पर। आयतन, भार, द्रव्यमान व घनत्व में क्या अपरिवर्तित रहेगा यदि किसी मात्रा में परिवर्तन किया जाता है, तो घनत्व। आयतन, भार, द्रव्यमान और घनत्व में से क्या अपरिवर्तित रहेगा यदि वस्तु की मात्रा में परिवर्तन कर दिया जाए। वस्तु की मात्रा में अगर परिवर्तन कर देंगे हम, वस्तु की मात्रा को हम चेंज कर देंगे तो उसका घनत्व नहीं चेंज होगा। ठीक है। उसका आयतन, द्रव्यमान, भार सब चेंज हो जाएगा, लेकिन घनत्व परिवर्तित रहेगा। ठीक है। उसके बाद में है कि सरल मशीन।
सरल मशीन की दक्षता इफिशियंसी किसके बराबर होती है? तो सरल मशीन की दक्षता यानी मशीन के द्वारा किया गया कार्य बटा मशीन के द्वारा दी गई ऊर्जा इंटू 100। ठीक है, मशीन की दक्षता यानी कि इस मशीन के द्वारा किया कार्य और मनुष्य को मशीन को दिया गया ऊर्जा। ठीक है, मशीन की दक्षता होता है मशीन के द्वारा किया गया कुल कार्य बटा मशीन की दी गई ऊर्जा इंटू 100। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता कैसे करता है? तो कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम किया जा सकता है। ठीक है, साधारण यंत्र क्या करता है, हमें कम बल का प्रयोग करेंगे और अधिक करके उतना ही हम काम कर सकते हैं। साधारण यंत्र या सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? तो सरल मशीन जो होता है ना, किस पर कार्य करता है? तो बल आघूर्ण के नियम पर कार्य करता है। बल आघूर्ण के नियम पर कार्य करता है। सरल मशीन के उदाहरण है उत्तोलक है, उत्तोलक यानी कि बेवर है, घिरनी पुल्ली है, उसके बाद में इंक्लाइंड प्लेन है, अनंतल है और स्क्रू जैक है। ठीक है, उत्तोलक, घिरनी, अनंतकाल और स्क्रू जैक। सरल मशीन की दक्षता कितनी % होती है? तो 100% से कम होती है। तो सरल मशीन की दक्षता क्या होगी? 100% से कम होती है। ठीक है, उसके बाद में है उत्तोलक के अवलंब, उत्तोलक के अवलंब यानी कि फलक्रम, आयाम, इफोर्ट व भार। ठीक है, भार एक दूसरे के सापेक्ष स्थितियों के कारण ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होगा? तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलन के 1 से अधिक होगा। ठीक है, 1 से अधिक होगा। उसके बाद में जो होता है ना 1 से कम होता है और 1 के बराबर होगा। ठीक, 1 से अधिक, 1 से कम तथा 1 के बराबर होता है प्रथम श्रेणी का। द्वितीय श्रेणी जैसे कि कैंची हो जाएगा, कैंची हो जाएगा, प्लास हो जाएगा, कैंची हो जाएगा, उसके बाद में पिलास होता है, कैंची हो जाएगा, पिलास हो जाएगा, सड़सी हो जाएगा, उखाड़ने के सड़सी उखाड़ने की वजह से साइकिल के ब्रेक हो जाएगा और डंडी तराजू हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी जो होता है ना डंडी तराजू, उसके बाद में पिलास हो जाएगा, बीच में है पिलास है, उसके बाद में तराजू के अंदर बीच में है, और सड़सी तंबाकू काटने वाले मशीन। ठीक है, सॉरी प्लास, सड़सी उखाड़ने, साइकिल के ब्रेक यहाँ लगाएंगे तो नीचे जाके लगेगा, यानी कि ये सब क्या है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या है? सदैव 1 से अधिक होता है द्वितीय श्रेणी का, जैसे कि श्रोता, नींबू निचोड़ने की मशीन, तंबाकू काटने का मशीन, पहिया। ठीक है, पहिया जो होता है ना, और कब्जे घुमाने वाला दरवाज़ा, कब्जा पर घूमने वाला दरवाज़ा जो होता है ना, इफोर्ट लग रहा है। ठीक है, सॉरी बीच में लोड है, लोड यहाँ पे बीच में दिया जा रहा है और उसका अंदर फलक्रम जो होता है ना बीच में था प्रथम श्रेणी में, यहाँ पे लोड दिया जा रहा है। ठीक है, लोड दिया जा रहा है तो घूमेगा। ठीक है, उसके बाद में पहिया है, पहिया घूमता है, पहिया का इस पे होता है लोड पे, बीच में जो होता है ना क्या दिया रहता है, लोड पे घूमता है, पहिया है, श्रोता है, नींबू खनी काटने की मशीन है। ठीक है, पहिया, कब्जा, घुमाने वाला दरवाज़ा। तृतीय श्रेणी में हमेशा 1 से कम होता है यांत्रिक लाभ, जैसे कि चिमटा हो गया, जैसे कि चिमटा यहाँ पे दिया जा रहा है और इफोर्ट जो होता है ना, इफोर्ट बीच में लग रहा है। ठीक है, इफोर्ट बीच में लग रहा है। मनुष्य का हाथ हो गया, मनुष्य का हाथ हो गया। ठीक है, किसान का हल, मनुष्य का हाथ, और चिमटा मनुष्य का हल और किसान का हल मनुष्य का हाथ। ये सब तृतीय श्रेणी का है। 1, 2, 1 से अधिक, कम, बराबर, 1 से अधिक और 1 से कम। ठीक है, अब आते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में क्या है? तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम क्या है? तो ब्रह्मांड में किन्हीं 2 वस्तुओं के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ब्रह्मांड में 2 पिंड m1 और m2, ठीक है, 2 पिंड m1 और m2 के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल, ठीक है, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपात तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि ब्रह्मांड में किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच के द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच जो होता है ना द्रव्य उनके बीच मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि m1 g इक्वल टू m1 इंटू m2 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो g क्या हो जाएगा? f इक्वल टू, तो g होता है हमारा स्थिरांक होता है। ठीक है, g बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम जी का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन हो जाएगा फल f न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन
मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है ना 6.67 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों को योग किस पर निर्भर नहीं करता है, तो उनके द्रव्यमानों के योग पर नहीं बल्कि गुणनफल पर निर्भर करता है। किसी वस्तु को आकर्षित करता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सार्वत्रिक गुणांक जो होता है ना जी, हेनरी क्वेंडिस ने दिया है। जी का मान किसने दिया था, हेनरी क्वेंडिस ने दिया है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, न्यूटन ने दिया है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम कहाँ लागू होता है, तो वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम कहाँ लागू होता है, तो वस्तु के किसी भी युग्म पर निर्भर करता है। कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वीय त्वरण जी एवं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी में क्या संबंध है, द जी इजकल टू छोटका जी इजकल टू बड़ा जी, उसके बाद में बड़ा जी एम ई मास ऑफ अर्थ इजकल टू मास ऑफ एम ई पृथ्वी का द्रव्यमान इजकल टू पृथ्वी के त्रिज्या होता है, पृथ्वी का त्रिज्या होता है। तो मास निकलेंगे यानी कि बड़ा जी इजकल टू बड़ा छोटा जी इजकल टू बड़ा जी जी, उसके बाद में मास ऑफ अर्थ इजकल टू त्रिज्या यानी कि आर ऑफ अर्थ। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ अर्थ जी एम ई बटा आर ई जी। ठीक है, उसके बाद में गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कहाँ से निर्धारित किया गया है, तो 45 डिग्री अक्षांश तथा समुद्र तल से। ठीक है, जी का मान 9.8 कहाँ से लाया गया है, तो 45 डिग्री अक्षांश जो होता है ना, अक्षांश समुद्र तल से, अक्षांश 45 डिग्री अक्षांश समुद्र तल से लाया गया है। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर क्या होता है, तो भूमध्य रेखा पर जो होता है ना गुरुत्वीय त्वरण जो होता है ना न्यूनतम होता है, लेकिन ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होता है। अर्थात वस्तु का भार भूमध्य रेखा पर न्यूनतम तथा ध्रुवों पर अधिकतम होगा। ठीक है, वस्तु का भार यानी कि जी जो होता है ना भूमध्य रेखा पर कम बल्कि ध्रुवों पर अधिक होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का नियम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग है। भारहीनता क्या होती है, तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य की स्थिति। भारहीनता क्या होगी, जहाँ पे भारहीनता है, भारहीनता का मतलब हो जाएगा चंद्रमा पर भारहीनता है यानी कि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण की कमी है, शून्य की स्थिति। यदि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान शून्य हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वहीं रहेगा। ठीक है, यदि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान शून्य हो जाए, यदि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना का मान शून्य हो जाए तो वस्तु का भार सेम रहेगा, द्रव्यमान सेम रहेगा, भार बदल जाएगा, भार शून्य हो जाएगा। ठीक है, भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती का आकार क्या होगा, गोलाकार। भारहीनता की स्थिति में मोमबत्ती का आकार कैसा होगा, तो गोलाकार। भारहीनता की स्थिति में यानी कि गुरुत्वाकर्षण भारहीनता हो गया, तो भारहीनता की क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण अगर शून्य हो जाएगा तो भारहीनता, तो भारहीनता गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो मोमबत्ती का आकार गोल हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को दोगुना करने पर गुरुत्वीय बल का मान क्या हो जाएगा, तो गुरुत्वीय बल 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अगर सूर्य पृथ्वी की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो उसमें गुरुत्वीय बल क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो होता है ना चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु का भार उसके गुरुत्वीय बल पर निर्भर करता है। वस्तु का भार किस पर निर्भर करेगा, बल पर निर्भर करेगा। वस्तु के भार ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। वायु, जल, हाइड्रोजन और निर्वात में से किसमें वस्तु का भार अधिक होगा, तो वायु में। ठीक है, वायु, जल, हाइड्रोजन और निर्वात में से किसमें वस्तु का भार अधिक होगा, तो वायु, जल और हाइड्रोजन और निर्वात में वायु में वस्तु का भार अधिक होगा। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 kg है तो अंतरिक्ष में मान कितना होगा। ठीक है, पृथ्वी पर भार 10 kg तो अंतरिक्ष में मान शून्य होगा क्योंकि वहाँ पे भार शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान सेम रहेगा। ठीक है, भूमि में गुरुत्वीय जल किस दाब पर रहता है, तो 1/3 वायुमंडलीय दाब पर। भूमि में गुरुत्वीय जल किस दाब पर रहता है, भूमि के अंदर जो गुरुत्वीय जल है, भूमि के अंदर गुरुत्वीय जल किस दाब पर रहता है, तो 1/3 वायुमंडलीय दाब पर रहता है, 1/3 वायुमंडलीय दाब पर रहता है। ठीक है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसमें भार में क्या होगा, परिवर्तन, तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहता है। जब कोई वस्तु जो होता है ना ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है, भार कुछ नहीं परिवर्तन होगा। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 11.2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। पलायन वेग क्या है,
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर फेंके जाने हेतु आवश्यक वेग ही पलायन वेग कहलाता है। इसके उपरांत वस्तु पृथ्वी पर वापस नहीं आती है। ठीक है, यानी कि आपका पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उसके बाहर अगर फेंकते हैं, ठीक है, तो आवश्यक वेग को ही पलायन वेग कहते हैं। लकड़ी, लोहे, मोम के समान आकार के टुकड़े में समान ऊंचाई से गिराए जाते हैं तो सभी साथ पहुँचेंगे, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण पर वस्तु के द्रव्यमान पर का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, लोहे, लकड़ी, लोहा और मोम के समान आकार के टुकड़ों को, ठीक है, समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा। ठीक है, तो समान ऊंचाई से हम अगर लकड़ी, लोहा और मोम के समान आकार के टुकड़े को गिराते हैं तो सभी एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण पर वस्तु के द्रव्यमान का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण पर जो होता है ना, गुरुत्वीय त्वरण पर वस्तु के त्वरण पर द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। पृथ्वी अपने अक्ष से लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। हमारे द्वारा इस गति का अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति क्या है? शून्य है। ठीक है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 4400 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से घूमती है। ठीक है, तो उस हमारा जो घूमती है तो हमें अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा जो गति है शून्य है। पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति क्या है? शून्य है। ठीक है, भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो हमें प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर जो गुरुत्वाकर्षण लगता है उससे प्राप्त होता है। ठीक है, गुरुत्वीय बल विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिक बल तथा प्रबल नाभिक बल के संदर्भ में निम्नकथन है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल सिर्फ विद्युत आवेशों के वाले कणों पर क्रिया करता है। विद्युत चुंबकीय बल किस पर निर्भर करता है? तो विद्युत चुंबकीय बल सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करते हैं। ठीक है, दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता का कारण है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। ठीक है, नाभिकीय बल क्या है? तो प्रबल बल है। नाभिकीय बल जो होता है ना, प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को धारित रखता है। ठीक है, वहीं दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है? तो विघटन नाभिकता का कारण है। ठीक है, विघटन नाभिकता का कारण जो होता है ना कौन है? नाभिक का विखंडन कौन करता है? तो दुर्बल बल करता है। ठीक है, गुरुत्वीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल व प्रबल नाभिकीय बल में से प्रबलतम और सबसे क्षण। तो देखिए, नाभिकीय बल जो होता है ना सबसे प्रबल होता है। नाभिकीय बल जो होता है ना सबसे प्रबल होता है, सबसे प्रबल नाभिकीय बल। और गुरुत्वीय बल जो होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना सबसे कम क्षीण होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहाँ पे गैस अणुओं का पलायन वेग उनकी वर्ग माध्य मूल से कम होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होना के कारण क्या है? तो चंद्रमा पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। चंद्रमा पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? तो वो होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2.4। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड जो होता है ना चंद्रमा का पलायन वेग है। ठीक है, अब आते हैं पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोनों ही स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण ऊपर या नीचे जाने पर जो होता है ना क्या होता है? घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। ठीक है, अतः केंद्र पर वस्तुओं का भार शून्य तथा द्रव्यमान पूर्वतः रहता है। ठीक है, केंद्र पर वस्तु का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है, तो इसलिए वहाँ पे आपका केंद्र जो पर वस्तु का भार क्या होगा? शून्य होगा। क्या पृथ्वी के घूर्णन गति का प्रभाव गुरुत्वीय त्वरण पर पड़ता है? हाँ। क्या पृथ्वी के घूर्णन गति का प्रभाव गुरुत्वीय त्वरण पर पड़ता है? तो पड़ता है। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी का घूर्णन बंद हो जाए तो हर एक जो होता है ना ध्रुव को छोड़ करके, ठीक है, तो ध्रुवों के अतिरिक्त हर जगह प्रत्येक स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर पृथ्वी का घूर्णन बंद हो जाए, ठीक है, तो हर जगह जो होता है ना केंद्र को ध्रुव को छोड़ करके हर जगह जो होता है ना वस्तु का त्वरण जो होता है ना बढ़ जाता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी की किस घूर्णन गति के लिए विषुवत रेखा पर वस्तु का भार शून्य होगा? तो यदि घूर्णन गति 17 गुनी हो जाए,
पृथ्वी के किस घूर्णन गति के लिए विषुवत रेखा पर वस्तु का भार शून्य हो जाएगा? तो विषुवत रेखा पर वस्तु का भार शून्य हो जाएगा यदि पृथ्वी का घूर्णन गति जो होता है ना कितने 17 गुना कर दे। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के समस्त भार पर। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र जो होता है ना किस पर निर्भर करता है? तो उसके समस्त भार पर निर्भर करता है। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। वस्तु के समस्त भार पर। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। ठीक है, तो किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र किस पर निर्भर करता है? उसके समस्त भार पर निर्भर करता है। ठीक है, कुछ नियमित वस्तुओं के गुरुत्व केंद्र। समान छड़ का गुरुत्व केंद्र कहाँ पे होगा? तो छड़ के अक्ष का मध्य भाग। ठीक है, एक समान छड़ है तो एक समान छड़ के गुरुत्व केंद्र कहाँ पे होगा? तो छड़ के अक्ष के मध्य भाग पर होता है। त्रिभुजाकार ठोस त्रिभुजों के माध्यमिका का कटान बिंदु। त्रिभुजों के माध्यमिका जो होती है ना उसके कटान बिंदु पर जो उसका गुरुत्व केंद्र होता है। ठीक है, वर्गाकार या आयताकार के विकर्णों के कटान बिंदु पर। ठीक है, वृत्ताकार पटल पर वृत्त का केंद्र। ठोस गोला यानी गोले का केंद्र। शंकुवार यानी शंकु के अक्ष पर आधार से 1/4 ऊंचाई की दूरी पर। शंकुवार ठोस जो होता है ना, शंकुवार ठोस जो होता है ना, शंकुवार ठोस जो हो गया, इसके अक्ष जो होता है ना आधार से 1/4 ऊंचाई की दूरी पर होता है। शंकु के अक्ष पर आधार से, शंकु के अक्ष पर जो होता है ना आधार से 1/4 की हाइट पर होती है। तथा खोखला शंकु शंकुवार ठोस है, शंकु ठोस है, खोखला शंकु के 1/3 की ऊंचाई पर। ठीक है, 1/3 की ऊंचाई पर होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत क्या है? तो वस्तु के भार के आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। वस्तु के भार में आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। कुएं में पानी बाल्टी के ऊपर खींचने पर क्या महसूस होगा? पानी की सतह के ऊपर बाल्टी भारी प्रतीत होता है। ठीक है, प्रेशर कुकर के अंदर का ताप किस पर निर्भर करता है? तो ऊपर के छेद के क्षेत्रफल वह उस पर रखे गए वजन पर। प्रेशर कुकर के अंदर का ताप किस पर निर्भर करेगा? तो ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। प्रेशर कुकर के अंदर जो ताप है वो निर्भर करता है जो कुकर के ऊपर का छेद है और उसके ऊपर रखे गए जो होता है ना वजन पर। हवाई जहाज में यात्रा करते समय स्याही निकलने लगता है तो वायु दाब के कमी के कारण। जेट इंजन जो होता है ना स्ट्रेटोस्फीयर पर में आसानी से उड़ता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में बादल व पानी की वाष्प नहीं होती है। स्ट्रेटोस्फीयर परत में लंबरूपी हवाएं नहीं चलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कर दी जाए तो वर्ष की अवधि क्या होगी? वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। ठीक है, यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को 1/4 को कम कर दी जाए तो वर्ष की अवधि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में है केपलर के ग्रह का नियम। केपलर के ग्रह का नियम। सभी ग्रह स्थिर सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्त की अवस्था में गति करते हैं, इस कक्षाओं का नियम कहते हैं। ठीक है, केपलर के कक्षाओं का नियम क्या होगा कि सभी दीर्घवृत्ताकार रूप से जो होता है जितने भी ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप से चक्कर लगाते हैं। ठीक है, किसी ग्रह के को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, इसे क्षेत्रफल चाल नियम कहते हैं। ठीक है, किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, इसे क्षेत्रफल चाल का नियम भी कहते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा काल का वर्ग ग्रह के दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्धदीर्घ अक्ष की तृतीय घात के समानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि t² समानुपाती t3। ठीक है, A3 t² समानुपाती A3 होता है। ठीक है, उसके समानुपाती होती है, तृतीय घात के समानुपाती होती है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह के दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्धदीर्घ अक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है, t² समानुपाती AQ। t² AQ। ठीक है, पानी से भरे बीकर में रखे बर्फ़ के टुकड़े पिघल जाते हैं तो अपवर्तित रहेगा। बर्फ़ का आयतन पानी के आयतन से क्या होता है? अधिक होता है। बर्फ़ का आयतन जो होता है ना पानी के आयतन से क्या हो जाएगा? अधिक होगा। बर्फ़ का आयतन जो होता है ना बर्फ़ का आयतन पानी के आयतन से अधिक होता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन घट जाएगा। ठीक है, बर्फ़ पिघलता है तो आयतन घट जाता है क्योंकि पानी से अधिक आयतन होता है। पानी का घनत्व किस पर निर्भर करता है? उसके 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर।
किस ताप पर निर्भर अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है। बर्फ़ के टुकड़े जल से तैरते रहते हैं, क्यों? क्योंकि बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। ठीक है, बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से कम होगा, घनत्व कम होगा बल्कि आयतन अधिक होगा। ठीक है, महासागरों की आइसबर्ग में कितना भाग समुद्र सतह से ऊपर रहता है? महासागरों में आइसबर्ग का कितना भाग नीचे रहेगा? तो 1/10 रहेगा, 1/9 ऊपर रहता है। ठीक है, महासागरों में आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र सतह से ऊपर रहता है? तो 1/9 भाग। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो आयतन, सबसे पहले जल का आयतन जो होता है क्या होगा? घटेगा तथा घनत्व बढ़ता है। ठीक है, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर क्या होगा? उसका आयतन घटेगा और घनत्व बढ़ता है। ठीक है, जबकि अन्य द्रवों के संदर्भ में आयतन बढ़ता है तथा घनत्व घटता है। ठीक है, माने जल को 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे तो उसका आयतन घटेगा, घनत्व बढ़ेगा। बाकी अन्य द्रव होगा उसका आयतन घटता है और घनत्व घटता है और आयतन बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद में जल 4 डिग्री सेल्सियस से आगे सामान्य द्रवों की भांति कार्य करता है। जल अगर 4 डिग्री सेल्सियस से आगे सामान्य द्रवों की भांति जो होगा यानी कि वैसा ही काम करना चालू कर देगा। ठीक है, उसके बाद में जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो 277 केल्विन। ठीक है, जल का अधिकतम घनत्व केल्विन पैमाने पर क्या होगा? 273 आपका डिग्री सेल्सियस होगा। 273 जो होता है ना, 73 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और वहीं केल्विन में जो हो जाएगा कितना? 4 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 यानी कि 277 डिग्री सेल्सियस केल्विन। ठीक है, जल का अधिकतम घनत्व केल्विन पर 277 केल्विन होता है। ऊर्जा संरक्षण से क्या संबंध है? ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश, अर्थात ऊर्जा का सिर्फ परिवर्तन हो सकता है। संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान। ठीक है, संवेग और वेग में कौन सी संवेग होता है? द्रव्यमान गुना वेग बटा वेग, यानी वेग कट गया द्रव्यमान होगा। सूक्ष्म कणों की चालों का अध्ययन भौतिक की किस शाखा में होता है? तो क्वांटम मैकेनिक्स में होता है। ठीक है, सूक्ष्म कणों की चालों का अध्ययन भौतिक की किस शाखा में किया जाता है? तो क्वांटम मैकेनिक्स में किया जाता है। किस में किया जाता है? तो क्वांटम मैकेनिक्स में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या हो जाएगा? तो क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि सूक्ष्म कणों के चालों का अध्ययन किया जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम सूक्ष्म कण यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि के जो होता है ना चालों का अध्ययन करेंगे। वैसे ही एटॉमिक फिजिक्स होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि के कणों के प्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे। जिसमें स्पीड यानी कि क्वांटम स्पीड मैकेनिक्स में हम किसका करते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ने सूक्ष्म कणों के चाल का। और एटॉमिक फिजिक्स में हम किसे करेंगे? तो इसके प्रोडक्शन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि दूध को एक रूप यानी कि होमोजेनाइज कैसे किया जाता है? तो होमोजेनाइज कैसे करते हैं? तो इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदलकर दूध को एक रूप कैसे किया जाता है? तो दूध को एक रूप हम कैसे करेंगे? तो इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदलकर। क्रीम का दूध से पृथक्करण के सिद्धांत द्वारा होता है, तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वॉशिंग मशीन से कपड़ा धोते हैं, अपकेंद्र यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स के तहत होता है। ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पास्कल के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस नियम द्वारा यदि गुरुत्वीय प्रभाव नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होगा? तो पास्कल के नियम। किस नियम द्वारा यदि गुरुत्वीय प्रभाव नगण्य माना जाए तो संतुलन की स्थिति अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर क्या समान रहेगा? तो पास्कल का नियम। ठीक है, सॉरी, दाब जो होता है ना समान होगा तो पास्कल के नियम पर। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो पाते क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी में गति करते रहेगा। एक चलायमान वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इस वैज्ञानिक ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, तो ब्रह्मगुप्त ने किया था। एक गुप्तकालीन गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। ठीक है, तो न्यूटन से पहले किसने जो होता है ना पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण जो होता है ना हो रही है सभी वस्तुएं, किसने बताया था? तो ब्रह्मगुप्त ने बताया था। ठीक है, उसके बाद में खोज और तत्व। रेडियम की खोज पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने किया था।
ठीक है। रेडियम की खोज किसने किया था? तो रेडियम की खोज पियरे क्यूरी तथा मैडम क्यूरी ने किया था। पेंसिलिन की खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। पेंसिलिन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सरे के रॉन्जन थे और चेचक के टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था। ठीक है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से कैसे ट्रैक किया जा सकता है? तो डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा। ठीक है, डॉपलर प्रभाव द्वारा। कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी से कैसे ट्रैक किया जा सकता है? ठीक है, तो कृत्रिम उपग्रह को कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं? तो वह हम डॉपलर प्रभाव के नियम से कर सकते हैं। पेंडुलम घड़ी की गति ऋतुओं में क्या होती है? तो ग्रीष्म काल में घड़ी सुस्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे लंबाई क्या हो जाएगी? पेंडुलम की लंबाई घट जाती है। और शीतकाल में घड़ी की चाल जो होता है तीव्र हो जाती है। ग्रीष्म काल में घड़ी सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, और शीतकाल में घड़ी की चाल तीव्र हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई घट जाती है। ठीक है। किन परिस्थिति में कार्य नहीं होता है? तो यदि व्यक्ति अपने कंधे पर 10 केजी का भार लेकर खड़ा हो, ठीक है, यदि माथा पर लेकर के हम 10 केजी के भार खड़े हैं तो क्या होगा? इस स्थिति में कार्य नहीं होगा। हम अगर किसी दीवार को धक्का मार रहे हैं तो वहाँ भी कार्य नहीं हुआ, कार्य शून्य हो गया। ठीक है। उसके बाद में रेखीय गति के समीकरण। रेखीय गति के समीकरण है कि एक समान त्वरित गति के गैलीलियो के नियम जो है, एक तो भी जो होता है ना अंतिम वेग बराबर यू, भी बराबर यू प्लस ए टी, यानी कि आरंभिक वेग प्लस त्वरण इंटू समय। ठीक है, यानी भी बराबर यू प्लस ए टी। उसके बाद में दूसरा नियम इसका कहता है, दूसरा नियम जो होता है ना, एस बराबर यू टी प्लस एस इक्वल टू विस्थापन यू टी प्रारंभिक वेग इंटू समय प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद में एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर 1/2 ए टी स्क्वायर। उसके बाद में तीसरा नियम होता है भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, एस विस्थापन यानी कि दूरी है, और एस एन यानी कि एस एन निकालना हो तो कैसे निकलेगा? एस एन, तो एस एन निकालना होगा तो 1 यू यहाँ पे टाइम नहीं है, एस एन में निकालने के लिए टाइम नहीं है, तो सर एस टी नहीं करके यू प्लस 1/2 ए त्वरण 1/2 ए टी के जगह पर n-1। ठीक है, यानी में सेकंड में तय की गई दूरी एस एन इक्वल टू एन यू प्लस 1/2 ए n-1 इंटू। ठीक है। उसके बाद में है वेग समय संबंध को कौन सा गति समीकरण प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो वेग और समय, ठीक है, यहाँ पे बी है और समय है टी है, तो भी और वेग और समय संबंध को दर्शाता है। वेग समय को दर्शाता है, वेग और भी इसको दर्शाता है प्रथम नियम, स्थान और समय को दर्शाता है आपका दूसरा नियम। ठीक है, समीकरण को कौन दर्शाता है? तो उसका गति का समीकरण प्रदर्शित करता है तो दूसरा नियम। स्थान और समय को स्थिति और समय, ठीक है, स्थिति और समय, वेग समय और स्थिति और वेग और स्थिति को कौन दर्शाता है? वेग और स्थिति को दर्शाता है तीसरा नियम। 3 ग्राफिक गति के ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ से क्या प्राप्त होता है? तो विस्थापन समय ग्राफ से क्या प्राप्त होगा? एक सरल रेखा। विस्थापन समय से क्या होता है? तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। प्रवणता वस्तु की चाल कहलाती है। इसकी प्रवणता क्या कहलाएगी? जो प्रवणता होगी वस्तु की चाल कहलाती है। अधिक प्रवणता अधिक चाल को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अधिक प्रवणता अधिक चाल को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो विस्थापन समय से हम एक तो सरल रेखा प्राप्त करेंगे, उसके बाद में हम प्रवणता वस्तु की चाल कहलाती है। इसमें प्रवणता जो होता है ना, ए की प्रवणता अधिक है, बी की प्रवणता कम है। ठीक है, उसके बाद में वेग समय ग्राफ प्रथम नियम है। दूसरा जो स्थिति और समय है, और स्थिति और वेग और स्थिति तीसरा नियम। तो वेग और समय ग्राफ जो होता है ना, वेग और समय ग्राफ सरल रेखा होगा जो समय अक्ष के समानांतर होता है। वेग जो होता है ना, समय और वेग, समय के साथ है जो होता है ना वेग, नीचे समय हो जाएगा और ये वेग, दोनों समानांतर होता है। ठीक है, सरल रेखा एक समान त्वरित गति और एक समान त्वरित गति होता है। ठीक है, एक समान त्वरित गति। उसके बाद एक सरल रेखा समय अक्ष के साथ साथ कुछ कोण बनाती है जो सरल रेखा कहलाती है। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति की प्रकृति कैसी होती है? एक समान वृत्तीय गति की स्थिति कैसी होगी? तो त्वरित गति होगी। एक समान वृत्तीय गति की स्थिति त्वरित गति है, क्योंकि वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा बदलती रहती है। ठीक है, तो त्वरित गति, क्योंकि वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा क्या होगी? बदलती रहती है। ठीक है, हम यहाँ पे यांत्रिक जो होता है ना, मैकेनिक्स जो होता है ना, यांत्रिक जो होता है ना, ख़त्म हो गया। हम कल द्रव के सामान्य गुण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।